डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं टी.एस. तिवारी फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप विशेष तौर पर अपना और अपनों का ध्यान रखें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट पर। तो कल हमने अच्छी स्थित इन ऑन पोजीशन अथवा एक्सियल पोजीशन के बारे में चर्चा किया था, जो हमने बोला था कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसी का दूसरा टॉपिक है निरक्षीय स्थित ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन अर्थात इक्वेटोरियल प्लेन। दो नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं निरक्षीय स्थित। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कंटिन्यू पूरा नहीं देखते हैं। हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर को या तो बोर होने लगते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि हमसे बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि छोटी सी गलती अपने आप को बहुत पीछे कर देती है। अगर आप उसको पूरा देखें तभी आप आगे सक्सेस होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फार्मूले डिराइव होते हैं, अगर आपसे फार्मूला ना बनेगा तो एक फार्मूला ही व्यक्ति को लाइफ को पीछे कर देता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, समझिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और सामने वाले व्यक्ति के पास 1 रुपया है, तो 1 लाख के लिए 1 रुपया कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसी 1 लाख में से 1 रुपया निकाल लिया जाए तो 1 लाख अपने आप में 1 लाख नहीं रहता है, पता है ना, क्योंकि वह क्या बन जाएगा 99,999। जिस प्रकार से 1 लाख में से 1 रुपया निकाल लेने पर 1 लाख अपने आप में 1 लाख नहीं है, उसी प्रकार से अगर आप फिजिक्स में एक छोटा सा फार्मूला वार कर दो, फिजिक्स अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसलिए आप फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें। हम आपको समझा भी रहे हैं और आप पूरा देखें तभी मजा आएगा, क्योंकि हम लास्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराएंगे और जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको वहाँ पे फार्मूला हम नहीं बताएंगे, सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मुझसे लगाव रखते हैं और पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू पढ़ेगा, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बस आप उसको कंटिन्यू बने रहिए। दिमाग में जो बोले हैं कि आप 1 लाख नहीं, आप 1 रुपया बनिए, क्योंकि 1 लाख में 1 रुपया निकालोगे वह अपने आप में कंप्लीट 1 लाख नहीं रहेगा। उसे हम क्या कहेंगे 99,999। तो आपको वही 1 रुपया बनना है ताकि फिजिक्स कंप्लीट बने। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मैं लास्ट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊँ तो उसको आप सॉल्व कर सकें, है ना। अगर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ओवर हो कि नहीं हम कर लेंगे, छोटा सा फार्मूला है, तो हम आपको छोटा सा क्वेश्चन देने इसको आप अभी तुरंत सॉल्व करो, देख कर हम समझ जाएंगे कि हाँ आपसे आती है। जैसे मान लो कोई दे दिया आपको कि दे दिया हमने 2.3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है, और हमने दे दिया 3.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, हमने दे दिया यहाँ पे 6.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और हमने क्या दे दिया यहाँ पे 8.0 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ठीक है, अब इनमें से कोई पूछे कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है जिसमें संभव आदेश है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको आप सॉल्व करिए, तुरंत रिप्लाई दीजिए, हम आपका कमेंट के माध्यम से वेट करेंगे तब तक के लिए। ठीक है, तब तक अपन चलते हैं निरक्षीय स्थिति में। हमने इसको इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन अथवा इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, लेकिन अब आपको बता दें कि इसमें बहुत बड़ा आपको ऑफर है ना, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने जो कल अच्छी पढ़ा था, अगर आपको अच्छी समझ में आया होगा तो अच्छी 100% आपको समझ में आएगी, क्योंकि बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि इस बेस से आपके जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है चैप्टर अच्छे से बनेगा, उसी से मैग्नेट बनेगा। तो कुल मिला के आपके लिए रक्षाबंधन के ऑफर है 1 बाय गेट 1 फ्री, एक के साथ आपको एक फ्री है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। अगर आपसे अच्छी बनेगा तो निरक्षीय स्थिति बन जाएगा, अगर पहला पार्ट बन जाएगा तो आपका 7वां चैप्टर चुंबक वाला पार्ट भी बन जाएगा। तो रक्षाबंधन का ऑफर आपके लिए स्पेशल है, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति की। तो सबसे पहले आप अगर हमें देख पा रहे हैं सभी अपनी नोटबुक निकालिए और पेन निकालिए। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लिखिए और समझने का प्रयास करिए। अगर आपने कल नोट्स बनाया पढ़ा होगा तो आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। जो हमने कल परिभाषा पढ़ी थी, जहाँ तो उसमें अक्ष था
उस अक्ष को हम गोला मार के हटा दीजिए, उसमें क्या लिख देंगे, निरक्ष लिख देंगे अथवा लंबवर्धक लिख देंगे। बाकी सारी डिफिनेशन क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। तो चलिए रेडी हैं, लिखिए जब कोई बिंदु, हमने लिखे क्या, चलिए लिख देते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी होती है, तो वह बढ़ाए गए अक्ष के लंबवर्धक परपेंडिकुलर पर स्थित होती है, लंबवर्धक पर स्थित होती है, तो उसे निरक्षीय स्थित ब्रॉड साइड पोजीशन और इक्वेटोरियल प्लेन में कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको डिफिनेशन में बस एक छोटा सा अंतर मिलेगा। कल की डिफिनेशन आप नोट अपनी खोलिए, पीछे वाला पेज नोट बनाए है ना, पीछे वाला पेज खोलिए और उसमें देखिए कि सारे शब्द मिल रहे होंगे, सिर्फ एक शब्द न मिल रहा होगा जिसको हमने क्या कर दिया, सर्कल। इसके स्थान पे आपने कल क्या लिखा था, अक्ष, क्योंकि कल अक्षी था, अक्ष में एक्सिस में था, और आज क्या हो गया है, निरक्षी। तो निरक्षी में यहाँ पे निरक्ष भी लिख सकते हैं अथवा लंबवर्धक लिख सकते हैं। बाकी सारे शब्द क्या है आपके साथ सेम है। तो अगर आपको कल परिभाषा याद होगी आपकी अक्षीय स्थिति की, निरक्षीय स्थिति की डिफिनेशन आपको ऑलरेडी याद हो गई होगी। ओके, लिख गया। अब चलिए हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। इसका भी डेरिवेशन अपने आप में काफी मोस्ट है, क्योंकि हमने कल बोला था कि अगर आपको 90% लाना है 12 से 90% प्लस, तो आपको इस पार्ट के कुछ क्वेश्चन गिने चुने हैं जो आपके लिए 5 नंबर के लिए ऐड होंगे। 5 नंबर आपको काफी महत्वपूर्ण होंगे। उस 5 नंबर के लिए इसको भी तैयार आप रखिए अपने आप में, यानी इसको भी कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक कल फर्स्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, आज दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका नाम हमने क्या बताया, निरक्षीय स्थिति बताया। तो निरक्षीय स्थिति सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि हम 2 चार्जेस लेते हैं। एक चार्ज आपका ये हो गया यहाँ पे, इसको हमने क्या मान लिया, सपोज दैट -q चार्ज मान लिया। ओके, दूसरा चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया, इस चार्ज को हमने क्या मान लिया, +q चार्ज मान लिया। ये आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था उसमें भी अपन इस डायग्राम को ड्रा किया था। अब ध्यान दीजिए, इनको मिलाने के लिए हमने एक रेखा ड्रा की, लाइन ड्रा करते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, पता है, बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष, डायपोल एक्सिस, ठीक। अब आप देखिए इसका नाम क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब इस रेखा पर अपन एक पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। अब जहां से लाइन इंटरसेक्ट की, इसे अपन मिड पॉइंट क्या माने, ओ मान लिया। अब अपन इस +q को पॉइंट ए पे मानते हैं और -q को पॉइंट बी पे मानते हैं। अब अपन ध्यान दीजिए कि O से A की दूरी हमने क्या मान लिया, L, और O से B की दूरी हमने क्या मान लिया, L, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L + L, तो हो जाएगी आपकी 2L। यानी कि जो इसकी अल्पतम दूरी होगी, मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी, 2L। डायपोल लेंथ क्या होगी इसकी, 2L हो जाएगी। समझ गए। अब ध्यान दीजिए ब्रॉड साइड पोजीशन है, इसलिए अपन क्या करेंगे कि इसको यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करते हैं। सपोज दैट हमने एक लाइन यहाँ से भी ड्रा कर दिया और एक लाइन यहाँ से भी ड्रा कर दिया। अगर ड्रा किए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक क्या बन गया, एक आपका ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाही त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल
समद्विबाह त्रिभुज है, क्योंकि इसकी ये दोनों भुजा क्या हो गई, बराबर, और इसको हमने क्या मान लिया, पॉइंट P मान लिया। ओके, समझ पा रहे हैं बिल्कुल। अब हमने जो मिड पॉइंट O लिया, मिड पॉइंट O से P की दूरी हमने क्या मान लिया, R मान लिया। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ से जो इसके बीच एंगल है AP विल बी इक्वल BP, यानी AP का मान BP के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज कैसा है आपका, समद्विबाह। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना, आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका एंगल हमने क्या माना, थीटा माना, यहाँ पे भी हमने इसका एंगल क्या माना, थीटा माना। ओके, अब ध्यान दीजिए जो चार्ज है आपका, तो चार्ज कहाँ जा रहा है, -Q से +Q चार्ज की ओर जाएगा। इसी के पैरेलल एक रेखा हमने यहाँ पे ड्रा करेंगे, समझ पा रहे हैं, ये आपका माइनस से प्लस जाएगा, और ये आपका पॉइंट P पर जिससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जांच करनी है, ये आपका जाएगा P से E, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये जा रहा है आपका -Q से +Q, और आपका ये जा रहा है आपका P से E। इसी पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी होगी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये क्या होगी, पॉजिटिव होने के कारण रिपेल होगी। इसको हमने क्या मान लिया, E1 मान लिया, और -Q हम क्या मानेंगे, E2। तो इसमें क्या हो जाएगा कि +Q और +Q यहाँ पे रिपेल होगा, और यहाँ -Q और +Q यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट, पॉजिटिव से अंदर आएगी, इसे हमने क्या मान लिया, O2। ठीक, अब देखिए ये रेखा जिसके पैरेलल है लाइन, यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा। ये वर्टिकल लाइन है, इस पर क्या होगा, साइन थीटा होगा, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा। आई होप कि आप डायग्राम को समझ पाए होंगे, हमने आपको समझाने का काफी प्रयास किया है। अब ध्यान दीजिए कि जो हमने डायग्राम में जो जो बनाया है, लिखा है, उसी को हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वही हमको लिखा, जैसे हमने कल बताया कि जो बनाते हुए लिखते हैं, अगर आपको कल की थ्योरी याद होगी तो वही थ्योरी हम आज भी लिखेंगे, नो चेंज इन एनी पॉइंट। तो लिखिए, आप डालिए हेडिंग व्यंजक, डायग्राम वही बात बनाइएगा, पहले थ्योरी लिख लीजिए फिर डायग्राम बनाइए। हमने समझा दिया है, बट अभी आपको डायग्राम नहीं बनाना है, तो आप व्यंजक डालिए हेडिंग डेरिवेशन, इंग्लिश में बोलेंगे डेरिवेशन। ओके, प्रिपेयर है आप लोग, तो देखिए डेरिवेशन का ये डेरिवेशन क्या करना है, जो थ्योरी हमने कल लिखी तो वही थ्योरी सेम रहेगी। तो लिखिए हमने क्या किया था पहले कि आपके पास कंसीडर अ डाइपोल मोमेंट AB। अब माना आपके पास AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो लिखिए माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q, जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। ये आपने कल भी लिखा था, याद है। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L। तो क्या लिखोगे, जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्या है, O। लिखिए इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है। देखिए अब O से डिस्टेंस क्या है R, और R डिस्टेंस से क्या है पॉइंट P। देखिए O से R दूरी पर एक बिंदु P है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता ज्ञात करनी है। शायद आप समझे होंगे कि पूरा जो है आपका इसमें कल वाला ही है, जो हमने कल लिखाया था वही सेम थ्योरी है। इसीलिए शुरू में बोले थे हमने कि आपका ये रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर है कि एक के साथ एक फ्री है। इसमें कुछ 50% डिस्काउंट है। 7 चैप्टर में जब आएंगे अपन तो पूरा आपको 100% डिस्काउंट के साथ मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए ताकि आपको पढ़ने में दिल समझ में आए, ठीक है। चलिए अब अपन डायग्राम ड्रा करिए, आप लोग बनाइए, तब तक हम आपको टाइम दे रहे हैं। आप डायग्राम बनाइए, हम आपको 2 मिनट टाइम दिए, ठीक है। डायग्राम बन जाए तो आप तुरंत कमेंट कीजिए कि डायग्राम से ड्रा, ठीक है। मैं तुरंत आपको आगे बताना चालू कर दूंगा, ठीक है। या आप वीडियो को पॉज करके बाद बना लीजिएगा, कहिए तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। तो चलिए इसी को अपन इरेज करते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, लिखिए आगे क्या लिखेंगे, याद है कुछ कल वाला पॉइंट, लिखिए। बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु ए पर स्थित, हम बोल रहे हैं लिख नहीं रहे, लिख लीजिए। बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख रहे हैं आप लोग सभी कोई ना। ध्यान दीजिए कि आपका बिंदु ए है, बिंदु ए पर क्या प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश क्या है कि बिंदु पी पर क्या निकालें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1। हमने क्या लिखा है, एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर से लिखिए आप, लिखिए बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल हमने निकाला था, तो आपको फर्स्ट बात की फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइड में लिख दे रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, E=1/4πε0 × Q/R²। ओके, इसी फार्मूले के साथ अपन बात करेंगे E1 पर पहुंचते हैं। तो आपका हमने अभी बताया किस पर निकाल रहे हैं, बिंदु ए पर प्लस क्यू चार्ज के लिए पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ठीक है। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला देखिए गोला मारे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब यहाँ पे ε0 क्या है, ε0 का मतलब होता है फ्री स्पेस, मतलब या तो यहाँ पे आकाश मुक्त, या तो यहाँ पे बाई होगी अथवा निर्वात होगा, इंटू हो जाएगा आपका Q/। अब R के स्थान पे देखिए हमने यहाँ क्या ले लेंगे, AP ले लेंगे, क्या ले लेंगे, AP, इसका नाम दिया, हो जाएगा Q/AP²। यहाँ तक हो गया सभी का, अगर यहाँ तक हो गया है तो फिर आगे ध्यान दीजिए, Q/AP², इसे माने समीकरण नंबर 2, इसे क्या मानेंगे आप लोग, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण 1, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब देखिए जैसे हमने प्लस बिंदु ए के लिए निकाला, इसी प्रकार से बिंदु बी के लिए निकालेंगे। तो बिंदु बी पे क्या है, माइनस क्यू आवेश, ठीक है। ये बोले आगे, लिखिए आगे, लिखिए आगे। अब बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, अब बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए ए पर क्या था, E1 था, बी पर क्या है, E2 है, तो हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू 1/4πε0 × Q/, क्या हो जाएगा, dP², ठीक है। यहाँ पे इसका नाम AP था, यहाँ पे इसका dP हो गया, ए पर E1 है, बी पर E2 है, निकालना क्या है, टोटल आपको E निकालना है, तो हो जाएगा dP²। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम फिगर देखेंगे तो जो आपका AP है, तो AP किसके इक्वल है, dP के। यह लिख सकते हो आप कि चूंकि सिंस AP will equal dP, AP किसके बराबर है,
डायग्राम देखिए अच्छे से। AP आपको किसके बराबर मिलेगा? AP आपका BP के बराबर है। यहाँ तक हो गया सभी का। अब AP BP बराबर लिखिए, आगे लिखिए, आता है E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे। आगे लिखिए, आता है E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे। यानी कि यहाँ ये बता रहा कि जब आपका AP A वाली रेखा BP के बराबर है, जब A बराबर है, E1 और E2 का परिमाण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, लिखिए आगे। आता है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, आता है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इक्वल टू 2E1 cos थीटा, इक्वल टू 2E1 cos थीटा। यानी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी? इक्वल टू 2E1 cos थीटा। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे यह लिखा भी है कि AP BP के बराबर है, जो आपकी रेखा AP है तो BP के बराबर है। मतलब इसका ये हुआ कि जब AP BP के बराबर है तो E1 भी क्या होगा? E2 के बराबर होगा। अगर E1 E2 के बराबर होगा तो यहाँ पे देखिए cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा, यहाँ पे भी है, और तो cos है ही, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा E1 cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा E2 cos थीटा। लेकिन दोनों आपस बराबर हैं, E2 will equal E1, तो क्या बन जाएगा आपका? 2E1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इसको मत लिखिए आप, समझाने के लिखा था हमने। इसलिए आप क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। अब ध्यान दीजिए कि समीकरण 3 में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो समीकरण 3 में E1 के मान को, इस मान को रख देंगे। लिखिए समीकरण 3 में E1 का मान रखने पर, लिख लिया आप लोग, यूजिंग इक्वेशन था फर्स्ट। समीकरण 3 में E1 का मान रखने पर तो अपन क्या करेंगे? E1 के मान को रखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर डाउट हो तुरंत कमेंट करें। समझ में आ रहा सभी को? यस नो तुरंत बोलिए यस। ओके, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीकरण 3 में E1 का मान रखेंगे। यहाँ क्या लिखा? E1 रखिए इसका मान, तो इसका मान इसको ऊपर लिख दें, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपन इसको भी यूज करते हैं। यहाँ से इसके ऊपर से आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? E1 का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 3 क्या? इक्वल टू क्या लिखा है? 2 इंटू E1। E1 का मान रखिए 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/AP², अब इंटू cos थीटा। समझ गए आप लोग? समीकरण 1 से हमने इस E1 के मान को उठाकर कहाँ रख दिया? यहाँ पे। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए कि अब आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए आपको दो मान चाहिए। एक तो आपको चाहिए AP² का मान और दूसरा आपको चाहिए cos थीटा का मान। AP² का मान निकाल लेंगे और अपन cos थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों मान निकालेंगे। इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जो समकोण त्रिभुज यूज करेंगे तो यहाँ तक हो गया सभी का। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब लिखिए आगे, लिखिए ज्यामिति से स्पष्ट है कि कोण PBA बराबर एंगल PBA will be equal एंगल PAB। मतलब आपका ये वाला PBA और PAB दोनों का मान क्या? इसका भी थीटा है, इसका भी थीटा है, तो क्या बन जाएगा? विल बी इक्वल थीटा। दोनों का मान थीटा के बराबर हो जाएगा। इतना समझ गए आप लोग? त्रिभुज देखकर आप समझते जाइए। ठीक है, अब अपन आगे इसमें क्या करेंगे आप बताइए? तो इसमें क्या करेंगे अपन? अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज। लिखिए समकोण त्रिभुज POA में, समकोण त्रिभुज POA में
ध्यान दीजिए जो आपका POA बन रहा तो POA इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ले लीजिए। तो POA देखिए राइट एंगल त्रिभुज POA में, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस बोले इसका हाइपोटेनस के स्क्वायर, या आपका हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, सॉरी ये होगा, ये आपका हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ध्यान दीजिए आपका इसमें कर्ण क्या बना, हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ण आपका बनेगा, यानी कि यहाँ से लेकर निकालेगा आपका हाइपोटेनस, तो इसका नाम P और एक AP, तो कर्ण आपका लगेगा AP स्क्वायर इक्वल टू, अब लंब का वर्ग प्लस आधार का, लंब क्या है? OP, इसको मानेंगे OP लंब, आधार क्या है? AB, तो OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, राइट। समझते जाइएगा, अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए AP स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए O से P की दूरी क्या है? R, समझ पा रहे हैं? O से P की दूरी क्या है? R, और O से A की दूरी क्या है? ध्यान दीजिए L, तो क्या बन जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ गए आप यहाँ तक कि नहीं समझे? यानी कि AP स्क्वायर का मान हमको यहाँ से मिल गया, AP का भी मान मिल गया, AP स्क्वायर का मान मिल गया, ठीक है। समझ गए आप, 10th की मैथमेटिक्स पढ़े हैं। अब देखिए दूसरी चीज हमको क्या निकालना है, यहाँ से cos थीटा भी निकालना है। तो चलिए अब अपन क्या निकाल लेंगे? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला आपने पढ़ा होगा, LAL बाटे KKA, तो cos थीटा और आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका? OA, और कर्ण क्या है आपका? AP, तो क्या बन जाएगा? cos थीटा इक्वल टू OA अपान AP, O से A की दूरी क्या है? L, तो हो जाएगा आपका L अपान AP की दूरी हमने यही निकाला है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस प्रकार से हमने AP स्क्वायर, AP और cos थीटा की वैल्यू प्राप्त की। हम बहुत आसान हो गया। अब अपन क्या करेंगे? इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 4 में, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से, फटाफट 1 मिनट प्लीज फास्ट करिए आप लोग, यहाँ तक तुरंत हो जाए तो अपन कुछ तो आगे करा देते हैं। यहाँ तक हो गया सभी का? अगर यहाँ तक आपको हो गया हो तो आगे लिखिए। देखिए समीकरण 4 में ये आपका 4 दिखाई दे रहा है ना, समीकरण 4 में हमने ओवरटेक कर दिया है। AP स्क्वायर और cos थीटा का मान रखने पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 में, अब डायग्राम की आवश्यकता खत्म, समीकरण 4 में AP स्क्वायर और cos थीटा का मान रखने पर, यानी कि जो हमारा समीकरण 4 है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि AP स्क्वायर का मान और cos थीटा का मान रखेंगे। तो ध्यान दीजिए समीकरण 4 आपको यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? E इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 4 पाई प्लस नॉट इंटू Q अपान AP स्क्वायर। AP स्क्वायर का मान A लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू cos थीटा का मान हमने A निकाला है, हो जाएगा L अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ध्यान दीजिए E इक्वल टू, फर्स्ट बात एक फार्मूला जनरेट करेंगे, 1 अपान 4 पाई प्लस नॉट, 2 को इसके साथ कर देते हैं तो 2QL साथ लिख देंगे, यहाँ बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे रूट फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, x इंटू रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 1 इंटू एक्स की घात 1/2 बराबर x की घात 1 प्लस 1/2 बराबर x की घात 3/2। ये हमने सॉल्व कर दिया। इस फॉर्म में है, ये इसको x माना, इसको रूट x माना, सॉल्व के x घात क्या है 3/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2QL अपान, इसको क्या हो जाएगा डायरेक्ट करते हैं, समझा दिया हमने ब्रैकेट में, रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका r² प्लस l², यहाँ पे घात 1 है, यहाँ रूट हटाएंगे घात क्या लग जाएगा 1/2 और जोड़ देंगे तो 1 + 1/2, 2 1 कम 2 1 3/2, यहाँ बन जाएगा 3/2। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप कहीं, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। अब अपन इसको इलेक्ट करते हैं, आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा आपका, E विल बी इक्वल 1/4πε0 इंटू पी, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है फार्मूला आपका 2QL, बहुत ही मोस्ट फार्मूला है, इसको अपन न्यूमेरिकल करवाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है आपका 2QL होता है। तो इसके स्थान हमने क्या रख दिया, P रख देंगे, हो जाएगा P/r² प्लस l² की घात 3/2। इस प्रकार से आपका निरक्षीय स्थिति का पहला आंसर आ गया। इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आप लोग को आ रहा है, फास्ट नहीं बोले ना, हमने समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, बल्कि डीपली पॉइंट स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप सामने बैठे होते तो मैं एक आध पॉइंट छोड़ देता। ठीक है, इसलिए आपके लिए मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत के साथ तैयारी करिए ताकि रिजल्ट आपका बेस्ट रहे और आपके जब फार्मूले जनरेट करते बने तो आप न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। ठीक है, अभी आगे और है, तुरंत नोट करिए फटाफट, 2 मिनट और कर देंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए यहाँ तक। तुरंत नोट करिए, नोट हो गया सभी का, क्लियर, इरेज कर दें, चलिए ठीक है। तो अपन उसी को आगे करेंगे, तो आगे जैसे कल किए थे, तो कल क्या किए थे, देखिए आपका एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ चुका है, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निरक्षीय स्थिति में व्यंजक है। ठीक, फिर आगे लिखिए यदि, जैसे हमने कल लिखा था, यदि R का मान है, यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो, मतलब L मोर लेस देन R, यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो, मतलब अगर 1 लाख में है तो 1 पॉइंट में मतलब नथिंग है, तो हम यहाँ पे L को क्या मान लेते कल 0, तो यहाँ पे R भी क्या मान लेंगे 0। क्या लिखा, यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो तो समीकरण 5 से तो क्या हो जाएगा 5, देखिए तो इसमें हमने L का मान क्या मान लेंगे, पुनः 0 मान लेंगे कल जैसे, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r² की पावर 3/2, या लिख सकते हैं आप समीकरण 5 से, राइट। समीकरण 5 जब कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r² गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r की पावर 3। इसे हमने माना लेट इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक था। इस प्रकार से आपका अक्षीय स्थिति के साथ साथ निरक्षीय स्थिति भी कंप्लीट होता है। लेकिन 2 लाइन नीचे थ्योरी लिखिए ताकि आपको नंबर 5 में 5 मिले, कटे ना, है ना। लिखिए थ्योरी, हो गया तक लिखिए। देखिए समीकरण 5 ही वैद्युत द्विध्रुव के कारण, समीकरण 5 ही वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है तथा
समीकरण 6 छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, समीकरण 6 छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक है। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये टॉपिक आपको कल ही बोले थे, आज भी बोले थे, अब भी बोल रहे हैं कि मेन एग्जाम के हिसाब से, एनुअल एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 12 में 90% अचीव करना है, 90% लाना है, तो आपको इस क्वेश्चन पर विशेष फोकस करना होगा। ये दोनों क्वेश्चन कंटिन्यू लगे, बहुत मोस्ट थे। और हमने इसके पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, उसकी प्रॉपर्टीज। अब इस पार्ट में 2 मोस्ट क्वेश्चन और बचे हैं, और अभी लास्ट में तो आपको हमने न्यूमेरिकल की बौछार लगाएंगे, इसलिए आप बेहतरीन तरीके से फार्मूले को याद करिए, तभी आपको न्यूमेरिकल करने में सॉल्व आएगी। क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना अपने आप में बहुत कठिन होता है, पता है आप लोगों को ना, इसमें पावर के पावर, उसको सॉल्व करना अप डाउन। इसलिए जब आपसे फार्मूला बनेगा, इसलिए मैंने शुरू में रिक्वेस्ट किया कि जो आप थोड़ा सा वीडियो देख के पास कर देते हैं तो गलत, आप वीडियो को पूरा देखें। जब आपसे फार्मूला बनेगा तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे और काफी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बट इन डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से क्लियर करें। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों आपको फिजिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।